रवि खेत से सब्जियां तोड़कर उसे बाजार में बेचने जाता है। रवि बहुत ही भोला और बहुत ईमानदार होता है। सब्जियां बेचने के बाद रवि घर जाता है। रवि के माता पिता नहीं थे। वह अपनी चाची और चाचा के साथ रहा करता था। चाचा चाची के साथ उनका एक बेटा रोहन भी था, जो छोटा था। रवि को देख तो उसकी चाची उससे पूछती है, अरे रवि, आ गए तुम? बहुत देर लगा दी। सब्जी के कितने रुपए मिले? मुझे दे दो। हाँ चाची, यह लीजिए। अरे ये क्या रवि, ये तो बहुत कम पैसे है। तुम तो सब्जी बहुत सारी लेकर गए थे, इतने कम पैसे क्यों लेकर आए? तुमने सब्जियों के दाम ठीक से नहीं लगाए थे क्या? लगाए तो थे चाची, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ लोगों को उधारी पर सब्जी दे दी। और चाची, कोई औरतों ने बहुत कम दाम में सब्जी खरीदी, इसलिए कम कमाई हुई। तो तुझे अकल नहीं थी क्या? तुझे क्या जरूरत थी कम दाम में सब्जी देने की? एक दिन के लिए तेरे चाचा बीमार पड़ गए, तूने तो हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इतने कम दाम में सब्जी बेच कर आया है तो लोगों को उधारी पर तूने सब्जी दे दी। तुझे पता है, आज तक तेरे चाचा ने कभी उधारी पर किसी को सब्जी नहीं दी। माफ करना चाची, मुझे नहीं पता था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए चाची, वो लोग पैसे दे देंगे। वह लोग कह रहे थे कि वह हमेशा ही उस सब्जी मंडी में आते हैं, तो पैसे दे ही देंगे। क्या खाक पैसे देंगे? तुझे नहीं पता आजकल के लोग कैसे होते हैं। अब वो पैसे नहीं लौटाएंगे। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। झूठ बोलकर बहाने से तुझसे सब्जी खरीद कर लेकर गए, और तू भी बेवकूफ कहीं का उनकी बातों में आकर उन्हें मुफ्त में सब्जी देकर आ गया। इतना भी भोलापन ठीक नहीं जो अपना ही नुकसान कर दे। तू छोटा बच्चा नहीं है, शादी लायक उम्र हो गई है। तेरे उम्र के लड़कों की कब की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, और मैं भी कब तक तेरी गलतियों पर पर्दा डालती रहूंगी। अब कल को तेरी शादी होगी, तुझे अपना गुजारा खुद करना होगा। तब तू क्या करेगा? ऐसे ही लोगों की मुफ्त में मदद करता रहा तो फिर तुझे और तेरी पत्नी को तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जरा दिमाग से काम लेना सीख। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? हाथ मुंह धो ले, खाना लगा देती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। चाचा की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एक दिन चाची के पास उसकी एक सहेली आकर बोलती है, अरे विमला, रवि के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, दिखने में तो बहुत ही सुंदर है, बस घर से बहुत गरीब है, इसलिए दहेज ज्यादा नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बहुत ही देंगे। अगर तेरी हाँ है तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। अरे हाँ शांति, जरूर। हमें भी तो रवि की शादी करनी है। उसकी उम्र हो चली है, सही उम्र में शादी हो जाए तो ही ठीक है। वैसे भी वो बेवकूफ कहीं का, उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। एक बार शादी हो जाएगी तो सारी समझ आ जाएगी। उसे एक समझदार लड़की की ही जरूरत है जो उसे संभाल सके, नहीं तो यह बेवकूफ तो किसी की भी बातों में आ जाता है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, और वैसे भी हम कौन से रईस हैं, हम भी तो गरीब ही हैं। तो लड़की गरीब हूं तो क्या हो, जितना भी भेज देंगे हम लेने के लिए तैयार है। चाची रवि से कहती है, रवि, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हम कल ही लड़की देखने जाएंगे, और हो सके तो कल ही सगाई करके रिश्ता पक्का भी कर देंगे, और जल्द से जल्द अच्छा मुहूर्त देखकर तेरी शादी कर देंगे। रवि, मैं तुझे कुछ बातें साफ कर देना चाहती हूँ ताकि तेरे मन में भी कुछ ना रहे। देखो रवि, हमारा घर सिर्फ एक ही कमरे का है, इसमें हम बहू को तो नहीं रख सकते। उसे एक कमरे की तो जरूरत पड़ेगी।
हम सब एक साथ नहीं रह पाएंगे। तुम एक काम करो, हमारे गांव के बाहर हमारी जगह है, वहां तुम अपने लिए एक छोटा सा मकान बना लो और तुम्हारे चाचा कब तक हम सबका पेट पालते रहेंगे। और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें अपने लिए सोचना ही होगा। तुम एक काम करो, तुम्हारे हिस्से की जमीन में का तुम खुद काम करो। मैं नहीं चाहती कि कल को लोग यह कहे कि हमने तुम्हारी जमीन तुमसे हड़प ली। जी चाची, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ ही दिनों में रवि की शादी काजल से हो जाती है। काजल और रवि गांव के बाहर उस घर में रहने लगते हैं। काजल दिखने में काफी खूबसूरत होती है। काजल, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी शादी तुम जैसी लड़की से होगी। सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिली है। सब कुछ बदल सा गया है। दोनों बहुत प्यार से रह रहे होते हैं। रवि खेत में काम करने लगता है। वहाँ बहुत ही लगन से काम करता है, बहुत मेहनत करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल गांव की ही एक सहेली से बात कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी नजर शहर से आए हुए एक लड़के पर पड़ती है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा होता है। काजल उसे देखते ही रह जाती है और अपनी सहेली से पूछती है, ये लड़का कौन है? हमारे गांव का तो नहीं लग रहा। अरे काजल, ये जमींदार जी का लड़का है, अजय नाम है उसका। बहुत ही रईस है, शहर में काम करता है, इसलिए तुमने उसे पहले नहीं देखा। हमारे गांव की लड़कियां तो इस पर फिदा है। सचमुच वाकई में कितना खूबसूरत है ना। ऐसा लड़का तो नसीब वालों को ही मिलता है। अब तुम्हारे ही किस्मत देख लो, तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी रवि से नहीं, ऐसे लड़के से होनी चाहिए थी। तुम्हारी और अजय की जोड़ी बहुत अच्छी लगती। बुरा मत मानना काजल, लेकिन रवि और तुम्हारी जोड़ी थोड़ी अजीब लगती है। कहाँ तुम और कहाँ रवि। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारे नसीब में जो था तुम्हें वही मिला है। अब नसीब को कौन बदल सकता है। अच्छा काजल, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। यह सारी बातें सुन काजल सोच में पड़ जाती है और अजय को देखते ही रहती है। अजय वहाँ से चला जाता है। घर जाकर काजल अजय के बारे में ही सोचती रहती है। अंजलि जो कह रही थी वह सच ही तो है। कहाँ मैं और कहाँ रवि। मेरी शादी तो अजय जैसे लड़के से होनी चाहिए थी। वाकई में वह लड़का कितना खूबसूरत था। मेरी शादी अगर उससे हो जाती तो हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती। और तो और वो कितना रईस और पैसे वाला है। मुझे कभी किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। मैं भी उसके साथ शहर में ही रहती। काजल यह सब सोच रही होती है। तभी वहाँ रवि आ जाता है और काजल को सोचते देख रवि कहता है, क्या बात है काजल, किस सोच में डूबी हुई हो? कोई बात है क्या? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रही थी। नहीं काजल, कुछ तो बात है। तुम कुछ सोच रही थी, तुम मुझे नहीं बताओगी? बताओ ना, कोई चिंता की बात है? मैं सोच रही थी कि हम कब तक ऐसे जिंदगी जीते रहेंगे। आप खेत में बहुत मेहनत तो करते हो, लेकिन आमदनी कितनी कम हो पाती है। उसमें तो घर का गुजारा भी नहीं होता। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी आपका हाथ बता दूं। मैं दिन भर वैसे भी घर में ही रहती हूँ। घर के काम तो सुबह ही हो जाते हैं। दिन भर तो मुझे कुछ काम नहीं रहता। तो सोच रही थी कि जमींदार के यहाँ उनके घर का काम कर लूं। मेरी एक सहेली बता रही थी कि उन्हें घर के काम करने के लिए एक औरत की जरूरत है। अगर आप हाँ कहे तो उनके यहाँ काम करने के लिए जाती हूँ। नहीं काजल, तुम कहीं नहीं जाओगी। काम करना, पैसे कमाना, ये सब मेरा काम है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम बताओ, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें वह चीज लाकर दूंगा। तुम इतनी चिंता मत करो। मेरे रहते हुए तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे अभी कोई चीज नहीं चाहिए।
मैं तो भविष्य के बारे में सोच रही थी। अभी तो हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन भविष्य में हमारी संतान भी होगी। उसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। हम तो जैसे जैसे जी लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान को किसी भी बात की कोई कमी रहे। अगर हम अभी उसके लिए पैसे जोड़े तो कितना अच्छा रहेगा। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं कह रही हूं ना, मैं दिन भर घर में पड़े पड़े क्या करूंगी? उससे अच्छा थोड़ा बहुत बाहर काम कर लिया करूंगी, तो उतने ही ऐसे घर में आएंगे। ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, मना मत कीजिए, मान जाइए। काजल जैसे तैसे कर रवि को मना ही लेती है और जमींदार जी के घर जाती है। जमींदार घर पर नहीं होता। काजल अजय से मिलती है और उससे कहती है, जी नमस्ते, मेरा नाम काजल है। मैं काम की तलाश में आई थी। सुना है आपके यहाँ खाना बनाने के लिए एक औरत की जरूरत है। मैं उसी के लिए आई थी। अजय भी काजल की खूबसूरती देख उसे देखता ही रह जाता है और उसे कहता है, पिताजी तो घर पर नहीं है, लेकिन एक बात पूछूं, तुम तो बहुत अच्छे घर की लग रही हो, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जी मैं अच्छे घर की लग रही हूँ, लेकिन हूँ नहीं। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मेरे घर वालों ने बहुत ही गरीब लड़के से मेरी शादी कर दी है। अब घर में इतनी गरीबी है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है। मेरे पति की कमाई बहुत कम होती है और जितने भी पैसे मिलते हैं उसे वह शराब पी जाते हैं और मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। घर चलाने के लिए मुझे पैसे तक नहीं देते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी काम करके अपने घर का गुजारा कर लूं। क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? अच्छा, तो ये बात है। सचमुच तुम्हारी किस्मत तो बहुत फूटी निकली। तुम्हारे जैसी खूबसूरत पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है, फिर भी तुम्हारे पति को तुम्हारी कोई कदर नहीं। वह तुम्हारे साथ तो बहुत गलत करता है। उसे कोई अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? इतनी खूबसूरत पत्नी को कोई मारता है भला? तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। तुम चिंता मत करो, पिताजी को मना लूंगा। तुम कल सुबह से ही काम पर आ जाना, और आज के बाद अगर तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया तो तुम सीधा मेरे पास आना। मैं ये मामला पंचायत तक ले जाऊंगा। काजल सोचती है, ये हुई ना बात। आखिर में जो चाहती थी वो हो ही गया। मुझे इस घर में आने का रास्ता मिल ही गया और इसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी भी हो गई। अब मुझे इसके करीब जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरे दिन से काजल उस घर में काम करने के लिए जाती है। काम करते करते अजय से मेल झोल बढ़ाती है। रवि के बारे में झूठ बोल बोलकर अजय की हमदर्दी झूठाती है। अजय भी काजल की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाता है और काजल को पसंद करने लगता है। धीरे धीरे काजल और अजय बहुत करीब आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन रवि को एक पोटली मिलती है। रवि उसे देख सोचता है, पता नहीं किसकी पोटली होगी। देखने से तो पता लग रहा है जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी। थोड़ी देर यहाँ रुककर इंतजार कर लेता हूँ, शायद इसे ढूंढता ढूंढता कोई लेने आ जाए। रवि वहाँ कुछ देर रुकता है लेकिन कोई नहीं आता। रवि पोटली लेकर घर आ जाता है और घर में रख देता है। काजल उससे पूछती है, ये पोटली किसकी है? इसमें क्या है? पता नहीं काजल, लेकिन यह मुझे रास्ते में पड़ी मिली। पता नहीं किसकी है। मैं तो वहां बहुत देर तक इंतजार कर रहा था, लेकिन इसका कोई मालिक आया ही नहीं। इसे खोलकर तो देखिए, इसमें क्या है? पैसे भी तो हो सकते हैं। नहीं काजल, यह मेरी नहीं है। इसे खोलने का कोई अधिकार हमें नहीं है। आज इसका मालिक नहीं आया तो क्या हुआ? कभी ना कभी तो इसका मालिक इसे ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगा। मैं कल कुछ लोगों से पूछकर देखता हूं, किसी की कोई चीज खोई हो तो। खुद सोचो काजल, अगर तुम्हारी कोई कीमती चीज खो जाती और उसे कोई और रख लेता तो तुम उसे कितनी बद्दुआ देती, कितनी दुखी होती और अपने किस्मत पर कितना रोती। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। यह पोटली जिस किसी की भी है, मैं उसे लौटा दूंगा।
और तुम भी इसे खोलकर देखने की कोशिश मत करना। दूसरे दिन सुबह एक बहुत ही रईस आदमी गांव के एक आदमी से बात कर रहा होता है। अरे भाई, तुम गांव वालों में से किसी को कोई पोटली मिली है क्या? या फिर कोई मुझे उस पोटली को ढूंढ दे तो फिर मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह बातें रवि सुन लेता है और फौरन उसे आदमी के पास जाकर बोलता है। सेठ जी, आपकी पोटली मेरे पास है। मैं कल इस रास्ते से घर जा रहा था, तभी मुझे आपकी पोटली मिली। मैंने आपका बहुत इंतजार किया। मुझे लगा अब पोटली लेने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए मैं उसे घर पर लेकर गया। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोटली बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने उसे खोलकर भी नहीं देखा है। ये बात सुन वह सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं और रवि से कहते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें बहुत कीमती चीज थी। तुमने तो मेरी चिंता ही मिटा दी। सचमुच तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा। रवि उस सेठ को अपने घर लेकर जाता है। वह सेठ रवि से कहता है, सचमुच तुम बहुत ही ईमानदार हो। यह पोटली तो जैसे कि वैसी है। रवि, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम जितने रुपए बोलोगे मैं उतने देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह पोटली मेरे लिए बहुत कीमती है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आपको अपनी चीज मिल गई, मेरे लिए यही काफी है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाया। तुम कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हें जिस किसी चीज भी जरूरत हो तुम मुझे वह बताओ। मैं तुम्हें बहुत चीज ला कर दूंगा। मना मत करो। सचमुच में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे करने दो। माफ करना सेठ जी, लेकिन मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने मेहनत से कमाता हूँ और मेहनत से खाता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन रवि, तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। अब तो ठीक है ना? जी सेठ जी, जरूर। ऐसा कहकर वह सेठ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद काजल घर लौटती है तो रवि काजल को सारी बातें बता देता है। काजल रवि से कहती है, तुम तो बेवकूफ हो क्या? घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। अरे वह सेठ इतना ही कह रहा था तो उससे अपने लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेते तो इसमें तुम्हारा क्या ही चला जाता। आजकल मुफ्त में कोई किसी की मदद नहीं करता, और तो और कोई किसी को चीज नहीं लौटाता। और आपने तो बिना देखे उससे वह पोटली लौटा दी। जरूर उसमें बहुत ही कीमती चीज होगी, इसीलिए तो आदमी आपको इनाम देने के लिए तैयार हो गया। नहीं काजल, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, और उस पोटली पर मेरा कोई अधिकार था ही नहीं, तो मैं उस पोटली को कैसे खोलकर देखता? उस पोटली को रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वह पोटली जिसकी थी उसके पास चली गई। अब तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अजय और काजल चोरी चुपके मिलने लगते हैं। एक दिन अजय काजल से कहता है, काजल, मैं बहुत परेशानी में हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उस परेशानी की वजह से मुझे तुम्हारे लिए सोचने का भी समय नहीं मिल रहा है। एक बार इस मुसीबत से निकल जाऊं, उसके बाद तुम्हें अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जगह इस गांव में नहीं शहर में है। मैं तुम्हें शहर में बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। तुम रानी की तरह राज करोगी। लेकिन फिलहाल मेरी मुसीबतें बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या परेशानी है, मुझे बताओ। नहीं काजल, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी। मैं खुद मेरी परेशानी से निपट लूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम बस थोड़ा इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगा। ऐसे कैसे? तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। मुझे बताओ ना, क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद तो कर सकूंगी ना। मुझे नहीं बताओगे तो कैसे बताओगे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। मैंने शहर में एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया था। उसके लिए मैंने पिताजी से पैसे लिए थे, लेकिन वह व्यापार
चल नहीं पाया तो सारे पैसे डूब गए। अब मैंने फिर से दूसरा व्यापार शुरू किया है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और अब पिताजी मुझे देने के लिए मना कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। कुछ पैसों का इंतज़ाम तो मेरे दोस्तों से मैंने कर लिया है, लेकिन अभी भी पैसे कम पड़ रहे हैं। काजल, मैंने सोचा था कि एक बार ये व्यापार चालू हो जाता तो उसके बाद तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, क्योंकि वह बहुत बड़ा व्यापार है। तुम दिन रात पैसों में खेलोगी, जो चाहे वह ले सकती हो, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन देखो ना, रास्ते में कितनी मुसीबत आ रही है। तुम चिंता मत करो, जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? वैसे भी ये सब तुम हमारे लिए तो कर रहे हो, ताकि हम खुशी खुशी शहर में रह सके। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए पैसे लेकर आऊंगी। उसके बाद तो हमारी ऐश ही ऐश है। रवि से पैसे ऐंठने के लिए दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं। काजल रवि से कहती है, सुनिए जी, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन करना है। उनकी मदद कर दीजिए, वरना पता नहीं कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। काजल, मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम तो मेरी हालत जानती हो। जी, मैं जानती हूँ, लेकिन आप उस दिन कह रहे थे ना, वह सेठ जी जो हमारे घर आए थे, जिसकी पोटली आपने लौट आई थी, उन्होंने तो आपसे कहा था कि आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े आप उनसे मांग सकते हो। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप उनके घर पर जाकर उनसे पैसे क्यों नहीं लेकर आते? अभी हमें बहुत जरूरत है। नहीं काजल, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने उनसे पैसे ऐंठने के लिए उनकी मदद नहीं की थी। अगर मुझे पैसे लेने ही थे तो मैं उसी दिन ले लेता। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं आपको पैसे ऐंठने के लिए नहीं कह रही हूँ। हमें इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। उस वक्त हमें इतनी जरूरत नहीं थी। आप अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचेंगे तो मैं मेरी माँ को खो बैठूंगी। उसके बाद आप भी बहुत पछताओगे। और याद रखिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए क्या आपका आत्मसम्मान किसी की जान से बढ़कर है? रवि कुछ बोल नहीं पाता और काजल की बातों में आ जाता है। काजल रोने का नाटक करती है। रवि यह देख नहीं पाता और उस सेठ जी के घर जाकर उनसे पैसे मांगता है। सेठ जी उसे कहते हैं, ठीक है ना? अरे रवि, 20,000 क्या तुम 40,000 लेकर जाओ, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। नहीं सेठ जी, मुझे 40,000 नहीं चाहिए, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मैं आपसे मांगना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझे आपसे पैसे लेते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे रवि, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जब मैं मुसीबत में था, परेशान था, तब तुमने मेरी मदद की थी। आज जब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। आज मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। रवि पैसे लेकर घर आ जाता है और दूसरे दिन काजल वो पैसे अजय को दे देती है और दिखाने के लिए 2 दिन अपने मायके चली जाती है। 2 दिन बीत जाने के बाद वह फिर से घर लौट आती है। एक दिन रवि काजल को बोलता है, काजल, मुझे लगता है हमें तुम्हारी माँ से एक बार मिलकर आ जाना चाहिए। अब उनकी तबीयत तो ठीक है ना? काजल यह सुन घबरा जाती है और बोलती है, जी, वह बिल्कुल ठीक है। हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनका ऑपरेशन हो चुका है, अब वो बेहतर है। फिलहाल खेत का भी तो बहुत सारा काम पड़ा है। आपका समय बर्बाद होगा। हम कुछ दिनों बाद चलेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रवि को इस बार बहुत अच्छी फसल आती है और उस फसल के अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। रवि बहुत खुश होता है। सचमुच काजल, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और अच्छे दाम भी मिले। मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहे वह खरीद सकती हो। बहुत दिन से तुमने साड़ी भी नहीं खरीदी। मैं तो कहता हूँ कल ही मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलाता हूँ।
तुमने मेरा बहुत साथ दिया है काजल। तुमने कभी मुझसे कोई चीज नहीं मांगी, मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है। अब तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। आगे से मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। हम इस घर में नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मकान बनाऊंगा। काजल मन ही मन सोचती है। बड़ा आया अच्छा मकान बनाने वाला। मैं तो मजबूरी में इसके साथ रह रही हूँ, नहीं तो इसकी क्या औकात कि मैं इसके साथ रहूं। कहाँ ये और कहाँ मैं तो सिर्फ अजय के लिए बनी हूं। मैं उसके ही साथ रहूंगी और अजय मुझे वह सब दे सकता है जो यह नहीं दे सकता। मैं क्या इस गांव में रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो शहर जाकर रहूंगी और इसकी औकात नहीं है कि शहर में घर बना सके। यह तो इसी गांव में मरने वाला है। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। मैं तो बस अजय का इंतजार कर रही हूँ। एक बार उसका काम हो जाए फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मैं इससे तलाक ले लूंगी। काजल अजय से मिलती है तो उसे रवि की कही हुई बात बताती है। रवि के मन में लालच आ जाता है। वह काजल से और पैसे मांगता है। मुझे तुमसे पैसे मांगते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा काजल, लेकिन मैं मजबूर हूँ। यह सब मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ। इस बार रवि से पैसे निकाल लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से तुम्हें पैसे मांगने के लिए नहीं कहूँगा। मुझे अभी भी थोड़े रुपए की जरूरत है और बस हफ्ते भर की बात है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। काजल रवि के पास जाकर उदास होकर बैठ जाती है। क्या बात है काजल, बहुत उदास लग रही हो। मेरी बचपन की एक पुरानी सहेली मिली थी। उसके पास बहुत सारे गहने थे और मेरे पास कुछ भी गहने नहीं है। वह मुझे बहुत कुछ सुना रही थी। वह कह रही थी कि हमारी औकात नहीं है कि हम गहने खरीद सके और न जाने क्या क्या बोल रही थी। उसने आपके बारे में भी बहुत भला बुरा कहा और मुझे बहुत कुछ सुनाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो रोना आ रहा है। तुम चिंता मत करो काजल, इस बार हमें बहुत अच्छी फसल आई है। मैं तुम्हें उससे गहन दिला देता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आखिरकार वह पैसे तुम्हारे ही तो है। तुम जो चाहे वह खरीद सकती हो। तुम कल ही मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गहने दिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मेरे साथ मत चलिए। मैं अपनी उसी सहेली को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और मैं उसके सामने ही सारे गहने खरीदूंगी। तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। सचमुच उसमें मुझे बहुत कुछ सुनाया है, इसलिए मैं जानबूझकर उसे ले जाना चाहती हूँ ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि मेरे पति भी किसी से कम नहीं है और कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तुम अपनी सहेली के साथ चली जाना। और फिर काजल उससे पैसे लेकर अजय को दे देती है। फिर अजय काजल से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो काजल, मैं 2 दिन बाद यहाँ आऊँगा। तुम मुझे गांव के बाहर सब्जी मंडी में मिलना। मैं वहीं से तुम्हें लेकर जाऊंगा। गांव से लेकर गया तो सारे गांव वालों को हम पर शक हो जाएगा और पिताजी को यह बात पता चली तो फिर हमारी खैर नहीं। हम बाद में पिताजी को सब कुछ बता देंगे, लेकिन जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। तो हमें सब कुछ चोरी छुपे ही करना होगा। तब तक तुम रवि से तलाक ले लेना। जैसा हमने तय किया था तुम्हें वैसे ही करना है। तुम जानती हो ना तुम्हें लोगों से क्या कहना है। हाँ जानती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी और तुम्हारे आने से पहले मैं उससे से तलाक ले लूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। जिस पल का मुझे इंतजार था आखिर वह पल आ गया है। आज ही उस बेवकूफ से जाकर बात करती हूँ। लेकिन तुम पक्का 2 दिन बाद आ जाओगे ना? अरे हाँ पक्का आ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? काजल तुम्हारी तरह मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब मेरी सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है। अब हम चैन से जी सकते हैं। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बस 2 दिन इंतजार कर लो। काजल बहुत खुश हो जाती है और अजय वहाँ से शहर के लिए निकल जाता है। काजल रवि से कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
हाँ बोलो ना काजल, क्या बात है? और तुम तो गहने लेने गई थी, लाई नहीं, क्या हो गया? कहने की छोड़ो, मुझे उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, मैं सुन तो रहा हूँ, क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। ये तुम क्या मजाक कर रही हो? ऐसा मजाक मत किया करो। बेवकूफ कहीं के, ये कोई मजाक नहीं है। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है काजल? तुम कैसी बातें कर रही हो? तलाक के बाद बीच में कैसे आई? ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे तलाक चाहती हो? मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? काजल मुझे बताओ, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतनी बड़ी बात मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें सच सुनना है तो सुनो। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अपने आप को देखा है? अरे मुझे देखो और तुम्हें देखो, पड़े आए मेरे साथ रहने वाले। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम मुझे ऐसे फटीचरों वाले ही जिंदगी दे सकते हो और कुछ नहीं। मैं ऐश और आराम की जिंदगी चाहती हूँ। शहर जाना चाहती हूँ, गांव में तुम्हारी तरह मरना नहीं चाहती। और शहर में घर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ जितने भी दिन रह रही थी, मजबूरी में रह रही थी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब मुझे रास्ता मिल चुका है, मुझे मेरा हमसफर मिल चुका है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो चुपचाप तलाक के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये सारी बातें सुन रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। मैं सोच भी नहीं सकता था काजल कि तुम्हारे मन में यह सब चल रहा है। क्या तुम मेरे बारे में यह सब सोचती थी? मतलब आज तक जो भी था वह सब एक दिखावा था, नाटक था। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम शादी के वक्त भी तो मना कर सकती थी। शादी के बाद ऐसी घटिया हरकत करते हुए और दूसरों से संबंध बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इतनी नीच और गिरी हुई लड़की हो सकती हो कि मैं कभी नहीं सोचा था। मुंह संभाल कर बात कर, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझा? तुझे जितना बोला है उतना कर। उस वक्त तो मैंने मेरे घर वालों की सुनकर तुझे शादी कर ली, वरना तेरी कोई औकात नहीं थी। चुपचाप तलाक के लिए हाँ कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बदतमीज औरत, तलाक तो मैं तुम्हें देने से रहा। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तेरी मनमानी नहीं चलने दूंगा। मैं तुझे कभी तलाक नहीं दूंगा। मैं भी देखा हूं तू क्या करती हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर यह मामला सीधे पंचायत में जाएगा। मैं भी देखती हूँ तू मुझे कैसे तलाक नहीं देता। काजल पंचायत में जाती है और सरपंच जी को बोलती है, सरपंच जी, यह आदमी पागल है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। सरपंच जी, यह आदमी मुझे बहुत मारता है, कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ। मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। मैं इतने दिनों से सब सह रही थी, अब मुझसे सहन नहीं होता। सरपंच जी, इस आदमी से मुझे छुटकारा दिलाइए। मुझे इससे तलाक चाहिए और यह मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। यह हम क्या सुन रहे हैं रवि? यह सब क्या है? तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसे व्यवहार करते हो? सरपंच जी, यह झूठ बोल रही है, इसकी बात मत सुनिए। यह एक बदचलन औरत है। इसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए और पता नहीं अपने किस यार दे दिए। इसने मुझसे झूठ बोला कि उसके माँ की तबीयत खराब है। मैंने इसे पैसे दिए और तो गहनों के बहाने भी इसने मुझे पैसे लिए। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ सरपंच जी। ये औरत बहुत झूठी है। इसने मेरे सारे पैसे ले लिए और अब मुझसे तलाक मांग रही है। ये जो बोल रही है वह सब झूठ है। इसके बातों का यकीन मत कीजिए। ये आदमी पागल है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आपको झूठ लग रहा है
तो आप मेरे गांव जाकर पता कर सकते हैं। मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो इससे पैसे क्यों मांगूंगी? ये मुझ पर झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है। और रही गहनों की बात, आपको मेरे पास कोई गहने दिखाई दे रहा है? आप ही सोचिए कि यह आदमी मुझे गहने दिला सकता है। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, कभी रोटी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। मैं आपसे कह रही हूँ, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और ऐसे आदमी के साथ मैं और नहीं रह सकती। ये मुझे जान से मारने की धमकी देता है। सरपंच जी, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस आदमी से छुटकारा दिलाइए। यह सारी बातें सुन रवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है। सरपंच जी अपने एक आदमी को कहकर काजल के घर जाकर इस बात का पता लगाते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि काजल की माँ बिल्कुल ठीक है। रवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि काजल कितनी धोखेबाज कैसे निकल सकती है। देखा सरपंच जी आपने, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि यह रवि झूठ बोल रहा है। सरपंच जी, ये कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है। आपको तो पता चल गया ना कि मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं इसने वो पैसे किसको दे दिए और जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि यह मुझे तलाक नहीं देना चाहता, ये मुझे मार देना चाहता है। मेरी जान बचा लीजिए। रवि, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। हम सब तो तुम्हें भोला भाला सीधा साधा समझ रहे थे। सारा गांव जानता है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम इस हद तक जा सकते हो और इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकते हो, यह हमने नहीं सोचा था। सचमुच काजल का तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है। इसकी जिंदगी का सवाल है, इसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। काजल बिटिया बिल्कुल सच कह रही है। तुम चिंता मत करो बिटिया, हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यह हमारा फैसला है कि काजल बिटिया जो कह रही है तुम्हें वह करना ही होगा। तुम्हें उसे आजादी देनी होगी ताकि वह अपनी जिंदगी नए तरीके से जी सके। यह सुन काजल बहुत खुश हो जाती है। फैसला काजल की ओर से सुनाया जाता है। रवि को तो मानो सदमा सा लग जाता है। रवि उदास होकर अपने घर चला जाता है और काजल सब्जी मंडी में जाकर खुशी खुशी अजय का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर हो जाती है लेकिन अजय वहां नहीं आता। काजल बहुत परेशान हो जाती है और शहर के लिए निकल पड़ती है। वह लोगों से अजय का पता पूछ रही होती है। तभी इत्तेफाक से अजय उसे एक औरत के साथ दिखता है। अजय को देख काजल बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर उसके पास जाती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फिर मुझे ही यहाँ आना पड़ा। तुम क्यों नहीं आए? और अजय, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फैसला हमारी तरफ हो गया है। अब मैंने अपने पति को तलाक दे दिया है। अब मैं यही रहूंगी, तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाऊंगी। कौन हो तुम? ये क्या कह रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो? तुम कौन हो? तुम मुझे पागल कैसे बोल सकती हो? अजय, ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ए पागल औरत, ये मेरी पत्नी है मोनिका। तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो। ये हमारे गांव की एक पागल औरत है। जब से इसका पति मरा है तब से यह पागल हो चुकी है और हर किसी आदमी में अपने पति को ही देखती रहती है। हमारे गांव के तो लोग इससे परेशान हो चुके हैं। ये तो मेरा पीछा करते करते शहर तक आ गई। ये गांव में भी मुझे ऐसे ही तंग करती थी। तुम इस पर ध्यान मत दो, चलो यहाँ से। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया, तुम्हें इतने सारे पैसे दिए और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। ए लड़की,
दूर रह मेरे पति से। तेरा पति मर चुका है, इसका मतलब यह नहीं कि तू दूसरों के पति के ऊपर नजर रखेगी। आइंदा मेरे पति के आसपास भी दिखाई दी तो बाल पड़कर इतना मारूंगी कि तू याद रखेगी, समझी? चल निकल यहाँ से। सुनिए जी, आप भी चलिए, ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगा करते। मोनिका अजय को वहां से लेकर चली जाती है। काजल उसे देखती ही रह जाती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ ना रहा। उसे अपने किए की सजा मिलती है जो उसने रवि के साथ किया था। उसके साथ वही होता है। इधर रवि बहुत दुखी होता है। रवि के पड़ोस में ही एक बूढ़ा आदमी रहता है जो रवि से कहता है, बेटा, भले ही सारा गांव तुम्हें पागल समझे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो। तुम बहुत ही भोले हो, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। तुम्हारी अच्छाई का उस लड़की ने फायदा उठाया है। मैंने कई बार उस लड़की को जमींदार के बेटे के साथ देखा है। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह लड़की धोखेबाज थी, वह तुम्हारे लायक नहीं थी। बेटा, तुम बुरा मत मानो। बेटा, मैं मेरी बेटी के लिए तुम्हारे जैसा ही लड़का चाहता था। मैं एक बार उसकी शादी करके निश्चित होना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। किस्मत रवि को एक और मौका देती है। रवि भी उन पर यकीन कर लेता है और शादी के लिए मान जाता है। बेटा, उसकी माँ नहीं है, बस मैं ही हूँ और मेरी भी उम्र हो चली है। और बेटा, साथ साथ मेरी सारी जमीन भी तुम रख लो। और अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं काम कर सकूं, और मैं किसके लिए करूंगा? अब मेरे लिए मेरी बेटी और मेरा दामाद ही सब कुछ है। फिर रवि की शादी सुमन से हो जाती है। सुमन एक बहुत ही अच्छी लड़की होती है। रवि उसके साथ बहुत खुशी से रहता है।